हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 3 लाए हैं किसका, ब्रिक्स का। और इसमें टेस्ट ऑन ब्रिक्स पढ़ेंगे। टेस्ट ब्रिक्स में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं उसकी क्वालिटी की चेक करने के लिए, जिससे हमें ब्रिक की क्वालिटी का पता पड़ सके। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं और उनमें से कई सारे टेस्ट हैं, जैसे कि हम चलते हैं डायमेंशन टेस्ट ऑफ ब्रिक्स IS 1077। ठीक है, इसमें क्या है, अब भाई टेस्ट करना है कि ये ब्रिक सही है कि नहीं सही है। तो क्या है, इसमें कोड ही दे रखा है। कोड में ये है कि उसमें ये है कि उसका पर्पस क्या, उसमें पर्पस है टू वेरीफाइड दैट ब्रिक्स कंफर्म टू स्टैंडर्ड डायमेंशन एंड टॉलरेंस। टॉलरेंस और डायमेंशन उसकी समान होनी चाहिए। प्रोसीजर क्या है, 20 ब्रिक्स लिए रैंडम, है ना, कितनी भी आए, 5,000 10,000 ईंट आए, उनमें से 20 ईंट लीजिए। 20 ईंट लेने के बाद उनको लाइन में रख दीजिए, फ्लैट सरफेस पर लाइन में, एक सीधी लाइन में रखिए, स्ट्रेट लाइन में, और उनकी टोटल लेंथ विड्थ और हाइट नापिए। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है। और यदि हर एक ईंट की नापनी है तो क्या करना है, डिवाइड करना है 20 से, और एवरेज डायमेंशन सिंगल ब्रिज की आ जाएगी। एक सिंगल ब्रिक की एवरेज डायमेंशन आ जाएगी। एक तो ये है। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि टोटल विड्थ, लेंथ और हाइट पता कर लें। ठीक है, दूसरा ये है कि उसकी एवरेज पता कर लें। ठीक है, तो कोई नहीं, इसमें इसमें है कि यदि आप एक ब्रिक की एवरेज देखना चाह रहे हो तो एक ब्रिक में लेंथ होती है उसकी 190 mm, तो उसमें प्लस माइनस 10 mm का ही क्या होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। और 90 mm की विड्थ है तो 5 mm तो उसकी क्या होनी चाहिए, टॉलरेंस। और 90 mm की 5 mm प्लस माइनस 5 mm की टॉलरेंस होनी चाहिए। अब क्या है, ये कोई ईंट है, मान लिया हमने ईंट है, हमने 20 लगा दी, 20 लगा दी ऐसा करके। ये सॉरी मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी बनानी पड़ेंगी। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा ऐसा करके 20 तक ले गए। फिर इनकी लंबाई लंबाई नाप ली, तो इनकी जो लंबाई आनी चाहिए वो 7220 के से लेके वह 3880 के आसपास आनी चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, कि उसकी एवरेज जो है पूरी 3800 आनी चाहिए, या तो प्लस माइनस, या तो प्लस 800 या प्लस माइनस 800। इसका मतलब ये है 3720 से लेके 3880 mm के बीच में उसकी लेंथ होनी चाहिए 20 ईंटों की। ठीक है, विद कितनी होनी चाहिए 20 ईंटों की, 7260 से लेके, मतलब 1760 से लेके 1840 के बीच में। एवरेज क्या है 1800, उसमें टॉलरेंस कितना देख सकते हैं, प्लस माइनस 40। हाइट है 1760 से लेके 1840 mm तक, ये भी बिल्कुल विड्थ की तरह है। इसमें टॉलरेंस कितना देखते हैं, प्लस माइनस 40, और 1800 इसके mm क्या हाइट होनी चाहिए। ओके, अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो टेस्ट की जाती है ब्रिक्स में, है ना। तो सॉलिड ब्रिक्स में कैसे चेक करेंगे, तो उसका एक कोड है IS 3495 पार्ट 1 के हिसाब से। पहले हम क्या करते हैं, कोई भी ब्रिक लेंगे, ठीक है, और वो जो उसका बेड साइज है, मतलब फ्रॉग साइज है वहां पर, ठीक है, उसको मेजर कर लेंगे सही तरीके से, उसके बेड को मेजर कर लेंगे, नॉट एवरेज एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसको रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद कम से कम 21 घंटा रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। ठीक है, ठीक है, पानी एक प्रकार से कह सकते हैं हम पानी में रखेंगे। ठीक है, और फिर उसको पानी को साफ करेंगे। ठीक है, और मोटर की जो क्या है, हमें मोटा मोटा ये है कि एक ईंट लेनी है, ईंट को सफाई करना है, सफा करने के बाद उसमें सीमेंट मोटर का जो रेशियो होगा 1:3 होगा। ठीक है, और एग्रीगेट जो आपका जो होता है है ना, वो आपका 3 mm से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें यही है, मेरे कहने का मतलब है, हमने ईंट ली, ईंट लेने के बाद हमने मोटार वाला जो हिस्सा है ना, जहां पर फ्रॉग है, तो उस फ्रॉग में हम भरते हैं क्या, ये 1:3 रेशियो वाला मिक्स बना के उसको
हम उस पर मसाला भर देते हैं। मसाला भरने के बाद फिर हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। टेस्ट और मसाला भरने से पहले क्या करते हैं, हम रिमूव अनइवन और बैड सही, मतलब उसमें से जो रिमूव कर देंगे जो भी बेकार चीजें हैं। ठीक है, फिर उसके बैड फेस जो है और एवरेज एरिया को नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसको 21 घंटे तक पानी में रखने के बाद भाई तराई भी तो करनी जरूरी पहले है। आपने देखा होगा कि हम प्लास्टर या कुछ भी करने से पहले तराई करते हैं किसी भी चीज़ों की। ठीक है, प्लास्टरिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, तराई करते हैं। तराई इसमें भी पहले ही तराई कर देते हैं, मोटार उसमें लगाने से पहले। ठीक है, मोटार लगाने से पहले, किसमें, फ्रॉग में मोटार लगाने से पहले हम क्या करेंगे, ये चीज कर देंगे। ठीक है, रिमूव एंड ड्रेन सरप्लस मॉइस्चर। ठीक है, मिक्स सीमेंट मोटार। ठीक है, ये होगा। और 21 घंटे रखने के बाद पानी में फिर उसको रिमूव करेंगे। और ठीक है, रिमूव करने के बाद फिर उस पर वो मसाला चढ़ाएंगे। मसाला चढ़ाने के बाद फिल फ्रॉग एंड वॉइड प्लस मोटर को भरेंगे। मोटर भरने के बाद फिर उसको जूट बैग पर 24 घंटे के लिए रख देंगे। 24 घंटे के लिए रख दिया, फिर उसको 3 दिन के लिए क्लीन वाटर में क्या करेंगे, क्लीन वाटर में उसको रख देंगे डुबोकर एक प्रकार से। ठीक है, फिर उससे रिमूव वाइपर मॉइस्चर को हटाएंगे। ठीक है, हटाने के बाद जब टेस्ट करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं कि हमने लिया और मोटार फिल फेस वाले को अपवर्ड कर दिया और पोजीशन में 2 mm के प्लाईवुड सीट लगा दी और प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्पेसिमेन लगा दिए मशीन प्लेट की। ठीक है, फिर उसमें 14 mm न्यूटन पर mm स्क्वायर का लोड लगाया और जब तक देखना है कि वो टूट कब जा रहा है ना। रिकॉर्ड मैक्सिमम लोड एट फेलियर, मतलब सबसे ज्यादा लोड पर वो टूटा, ब्रिक्स टूटी। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब लोड अपॉन एरिया, पीक लोड अपॉन एरिया। ठीक है, इससे एवरेज मल्टीपल स्पेसिमेन को चेक कर सकते हैं। एवरेज जो होती है 30 से लेकर 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, 3 से 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, एक ईंट लेनी है जहां वो फ्रॉग रहता है, उसमें पहले क्या करना है, हमको उसे थोड़ी से साफ से करने के बाद उसको सही से साफ करने के बाद उसमें क्या करना है, हमें 21 घंटा के लिए उसमें मॉइस्चर में छोड़ देना है। फिर मॉइस्चर में छोड़ने के बाद उसको साफ करना है। साफ करने के बाद फिर उसमें 1:3 का जो मसाला है उसको लगाना है, फ्रॉक को भरना है। फ्रॉक को भरने के बाद क्या करना है, उसको फिर फ्रॉक को अच्छी तरीके से भरने के बाद फिर उसको जूट बैग से चारों तरफ लपेट कर रख देना है 24 घंटे में। फिर 24 घंटे बाद उसे जूट बैग से निकालने के बाद फिर तराई करनी है 3 दिन तक तैयारी, जब तक वो स्ट्रांग नहीं हो जाएगा। फिर क्या करना है, टेस्ट करना है ब्रिक्स का। फिर वो जो मोटर वाला जो हिस्सा है जहाँ पर हमने मोटर रखा है उसको ऊपर वाले हिस्से में रखना है। उसमें 3 प्लाईवुड की सीट भी रख सकते हैं या आप कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस भी रख सकते हैं। और मतलब 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट का लोड लगाते हैं, जिससे कि हमें पता पड़ जाता है कि कब आए, जब वो टूट रही है, जब हम उसको नोट कर लेते हैं। तो हमारे टेस्ट में यही है और कुछ नहीं। ठीक है, अब वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन में भी एक IS कोड के हिसाब से IS 3495 पार्ट 3 के हिसाब से ऐसा है कि पहले हम क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन चेक करना है तो भाई सबसे पहले उसमें से जो मॉइस्चर पहले से इन्वॉल्व है, जिसने एटमॉस्फेयर के कारण वो जो अपने मॉइस्चर को गेन कर लेता है, तो उसे क्या करना है, उसको ड्राई करना है पहले। तो पहले ओवन में रख देते हैं 105-115 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, कांस्टेंट मास जिससे अचीव कर सके। फिर क्या करना है, जो रिकॉर्ड ड्राई वेट है उसको क्या करना है, ड्राई वेट को रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, M1 को, जिसको कांस्टेंट मास बोल रहे हैं हम। भाई ड्राई करने के बाद तो कांस्टेंट मास हो गया। फिर 24 घंटे तक उसे पानी में सबमर्ज करना है और 27 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, फिर उसमें से पानी को हटाना है सरफेस पे से और क्लीन क्लोथ से साफ करना है। ओके, फिर उसको क्या करना है, ठीक है, पहले तो ड्राई का वेट ले लिया, फिर उसको 24 घंटे रखने के बाद है ना उसमें से वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर उसका हम वेट कर लेते हैं M2, जो ड्राई इमर्शन होता है। अच्छा, ड्राई इमर्शन हो गया। अब क्या है, फिर कैलकुलेशन करनी है वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज M2 माइनस M1 अपॉन M1। M1 क्या है, ड्राई वेट, ओवन ड्राई।
है ना, जो सूखी हुई ईंट है। और ये 24 घंटे बाद जो ईंट हमारी मॉइस्चर गेन करती है वो करना है, ठीक है। इससे हम मल्टीपल स्पेसिमेन को चेक कर सकते हैं 500। यदि हमारा लोअर एब्जॉर्प्शन हुआ है तो इसका मतलब यह है कि ईंट डेंसर है, स्ट्रॉन्गर है और मोर ड्यूरेबल ब्रिक्स है। और हायर एब्जॉर्प्शन है तो मतलब इसका मतलब यह है कि इसमें पोरोसिटी ज्यादा है, रिड्यूस क्वालिटी है, ठीक है। भाई पोरोसिटी ज्यादा तो क्वालिटी कमजोरी रहेगी। हैवी ड्यूटी इंजीनियर ब्रिक्स के लिए क्या करते हैं, स्पेशली डिजाइन करते हैं वेरी स्लो एब्जॉर्प्शन, और उसमें बहुत कम एब्जॉर्प्शन होता है ब्रिक्स में, और मेकिंग देम आइडल फॉर डेंस इन्वायरमेंट फॉर लोड बेरिंग एप्लीकेशन। ओके, अच्छा। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट में क्या है, हमारे स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी हम 24 घंटे के लिए पानी ईंट को रख रहे हैं पानी में, वो 20% से ज़्यादा हमारे पानी को एब्जॉर्व नहीं करनी चाहिए, मॉइस्चर को गेन नहीं करना चाहिए। यदि वो ज़्यादा कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं है, वो अच्छी ब्रिक्स नहीं है, वो सेकंड या थर्ड क्लास की ब्रिक्स है, ठीक है। द एवरेज वाटर एब्जॉर्प्शन मस्ट बी एग्जिट 20% ऑफ बाय वेट, ठीक है। यही बताया कि उसके ईंट के वेट के हिसाब से 20% से कम ही उसको करना चाहिए, 20% से ज़्यादा नहीं होगा, वो वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। अति आप मान लीजिए फ्लोरेंस टेस्ट है, ये भी क्या है, IAS 3495 पार्ट 3 के हिसाब से है। इसमें क्या करते हैं, एक कटोरी सी लेते हैं, जैसे कि प्लेट है ना, उसमें क्या है 150 mm तक पानी भरते हैं ब्रिक, ठीक है। और ब्रिक को 25 mm तक डुबोते हैं, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, उसको ब्रिक्स को हम वेल वेंटिलेशन रूम में रख देते हैं, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर, रूम टेम्परेचर पर रख दो, कोई बात नहीं। फिर वो क्या है, पानी को एब्जॉर्व करेगी ब्रिक्स, और धीरे धीरे इवेपोरेट नेचुरली होगी, ठीक है। अब उसको थोड़ा ढक भी दो, कवरिंग भी कर दो, कवरिंग भी कर दी हमने। फिर ऑब्जर्वेशन करना है कि वाटर को कितना इवेपोरेट हुआ और कितने हमारा जो सरफेस है वो एक्सपोज हुई, ज्यादा एक्सपोज हुई, इसका मतलब ये है कि सॉल्ट डिपॉजिट ज्यादा है। और फिर इसको हम क्लासिफाई करते हैं इन्फ्लोरेंस, नील, स्लाइट, मॉडरेट, हैवी, सीरियस, बेस, परसेंटेज ऑफ सरफेस, है ना, ये करते हैं। अब यदि देखो हमें नील में हमने ईंट रख दी, ईंट रखने के बाद यदि ज्यादा हमारी एक्सपोज कंडीशन हो रही है, मतलब कि देखेंगे कि उसकी कंडीशन क्या थी, उसकी सरफेस पर कैसी कंडीशन है। यदि नील है तो इसका मतलब यह है कि उसकी सरफेस पर जीरो डिपॉजिट है एफ्लोरेंस की, सॉल्ट की, ठीक है, एल्कलीज की। यदि स्लाइड क्या है, 10% से कम होनी चाहिए हमारे जो एफ्लोरेंस है। मॉडरेट क्या है, इसमें 10 से लेके 50 तक हमारा होना चाहिए, लेकिन विदाउट पाउडरिंग एंड फ्लैकिंग। हैवी में क्या है, इसमें ठीक है डिपॉजिट हो जाएगी साल्ट 50% से ज्यादा, ठीक है। और सीरियस में तो सबसे ज्यादा हो जाएगी। इससे हमें पता पड़ता है कि हमारी ईंट कैसी है, उसमें एल्कलीज की मात्रा ज्यादा है कि नहीं। एल्कलीज की मात्रा होगी तो हमारे लिए बीट ब्रिक्स वो बेकार है। तो नील एंड स्लाइड 10% से कम होना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल है, कंसिडर्ड गुड क्वालिटी के लिए। मॉडरेट, हैवी एंड सीरियस 10% से ज्यादा जो है वो आपकी नॉट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। वो इंडिकेट करती है पुअर क्वालिटी, बिल्कुल बेकार क्वालिटी, उसको हम यूज भी नहीं कर सकते हम अपने कंस्ट्रक्शन के लिए। एक है वार्प टेस्ट। वार्प टेस्ट में IS 3495 पार्ट 4 के हिसाब से, इसमें क्या है, एक ऐसी ये एक तिरछा सा रहता है, ठीक है। इसके ऊपर ईंट रखते हैं, ईंट को ये देखते हैं कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, उसमें फ्लैट है, कॉनकेव सर वार्प हो रही है, मुड़ रही है थोड़ी बहुत, या कॉन्वेक्स मुड़ रही है, तो ये चेक करते हैं, ठीक है। डिस्टोर्ट है ना, वार्प रेफर टू डिस्टोर्टेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम द ट्रू शेप ऑफ द ब्रिक्स। अच्छा, इट इज मेजर्ड बाय प्लेसिंग ब्रिक्स ऑन द फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस पर करते हैं, चेकिंग डेविएशन फॉर स्ट्रेटनेस। अच्छा, क्लासिफिकेशन इज जनरली एक्सप्रेस एज, क्या है, कॉनकेव वार्प होगी तो ब्रिक सरफेस को कर्व इनवर्ड होगी। अच्छा, कॉन्वेक्स होगी तो इसका मतलब है ब्रिक जो सरफेस होगी वो आउटवर्ड मुड़ी हुई होगी। लिमिट ऑफ वार्पेज एज स्पेसिफाई इन IS 3495 के हिसाब से डिपेंड करती है हमारी क्लास भी, ब्रिक की क्लास भी डिवाइड करती है और उसकी टाइप भी करती है। मतलब वो है कि उसका यूनिफॉर्म साइज एंड शेप होना चाहिए, इधर उधर से मुड़ी नहीं होनी चाहिए, वार्पिंग टेक्स्ट हुआ है। अब देखो थोड़ा डिफेक्ट ऑफ ब्रिक्स पढ़ते हैं। डिफेक्ट ऑफ ब्रिक्स में ओवर बर्निंग ये है कि उसे ज्यादा
भट्टी में चला दिया तो ओवर बर्निंग होगी, है ना, और इस जिस कारण वह लूज शेप कर देती है, बिकम डिस्टोरेटेड कर देती है, वर्टिफाई हो जाती है। अंडर बर्निंग में क्या है, इनसुफिशियंट हीट एंड ड्यूरिंग फायरिंग, मतलब उसमें हमें अंडर बाय बर्निंग, मतलब जो हम बर्निंग करना चाहते थे जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर पर नहीं हुई, उससे पहले ही वो अंडर बर्निंग होगी। इसमें क्या है, फोर्स आपके ऊपर रहेंगे, ब्रिक कमजोर रहेगी और लेस ड्यूरेबल रहेगी। जैसे कि इसमें देखो ज्यादा जला देंगे तो उसमें कलर भी चेंज हो जाएगा, ऐसा होगा, और यदि कम जला देंगे तो उसका रेड कलर भी चेंज नहीं, रेड चेरी की तरह नहीं होगा, उससे कम ही होगा। और फ्लोटिंग, फ्लोटिंग में क्या है बेटा कि इसमें क्या है, इसमें सल्फर की वजह से या अदर इम्प्योरिटीज की वजह से हमारी जो ब्रिक्स है वो ऐसे हो जाती है ना। देखो कैसी होगी ये, ब्लैक ब्लैक कलर की, उसमें धब्बे धब्बे लग गए, यही आपकी क्या फ्लोट। ब्लैक कोर, ब्लैक कोर ये है कि इसमें जो हमारी बिटुमिनस मैटर होते हैं या कार्बन होते हैं या अदर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ट्रैप इनसाइड। तो जब होता है, जब हमारी ईंट में बिटुमिनियस कार्बन अदर ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं ईंट के अंदर, तब ये होता है। ब्रिक सोए डार्क ब्लैक, ब्रिक करती है डार्क ब्लैक सेंटर, रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड यूनिफॉर्मिटी। अच्छा, इन्फ्लोरेंस, इन्फ्लोरेंस जैसे कि मैंने बता ही दिया, व्हाइट पेजेस पड़ते हैं एपियर दी ब्रिक्स सरफेस पर। ये सोलेबल साल्ट होते हैं जिन्हें एल्कलीज के नाम से भी जानते हैं, प्रेजेंट इन ब्रिक्स और मोटार लीच आउट दी मॉइस्चर, मॉइस्चर की वजह से वो बाहर आ जाते हैं, जिससे हमारी डिफेक्ट हो जाता है, समटाइम लीडिंग टू सरफेस फ्लैकिंग। ठीक है, अच्छा समझ गए सर। ब्लैक कोर है बिटुमिनस की वजह से, इन्फ्लोरेंस धब्बे जैसे, और आपके जैसे ओवर बर्निंग ज़्यादा जला दिया, अंडर बर्निंग कम जला दिया, फ्लोटिंग में सल्फर की वजह से फ्लोट है ना। अब आते हैं इसमें ब्लिस्टर, ब्लिस्टर ये है बेटा जब हमारी फायरिंग के दौरान, जलाने के दौरान हमारी ईंट में अंदर ही गैस ट्रैप हो जाए या एयर ट्रैप हो जाए, तो जिसके कारण वो बबल्स लाइक पैचेस दिखाई देने लगे हमारी ब्रिक्स पर। चफ्स वो होते हैं बेटा जब डिफॉर्मेशन के दौरान, डिफॉर्मेशन होता है कब, जब हमने गरम गरम भट्टियों से निकाला हमने ईंट को और तुरंत बारिश पड़ गई तो उस पर चफ्स, मतलब एक प्रकार के दाग से पड़ जाएंगे। वॉर्प एंड मिस हैपन ब्रिक्स हो जाएगी। चेक्स में क्या है, कॉज्ड बाय लम्प्स ऑफ लाइम इन क्ले। अच्छा, इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे क्या, लाइम की वजह से। तो इसमें क्या है, लाइम एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को, यदि ये एक्सपेंड भी करता है, जिसके कारण हमारे वॉल्यूम चेंज भी होने लगते हैं और क्रैक भी आएंगे। जब वॉल्यूम चेंज होगा तो क्रैक्स भी आ जाएंगे हमारी ईंट में। तो चेक्स वो होता है। चप्स वो है बेटा जो गरम गरम भट्टियों से लाए हम, बारिश पड़ गई। ब्लिस्टर क्या है भाई, ईंट में गर्म भट्टी के दौरान गर्म करते के समय उसमें एयर ट्रैप हो गई, तो एयर ट्रैप भी तो कमजोरी है। जैसे कि हमने कंक्रीट में देखा था 1% यदि वो एयर वॉइड रह जाता है तो हमारी वो 5% स्ट्रेंथ कम कर देती है। यहाँ भी स्ट्रेंथ कम करेगी, जाहिर सी बात है, हम क्यों चाहेंगे हमारे अच्छी ईंटों में एयर ट्रैप हो। स्पॉट है बेटा सल्फ्राइड की वजह से ये डार्क कलर में हो जाती है ब्रिक्स हमारी। देखो जैसे कि ये मैंने पिक्चर लगाई है हर किसी में। स्पेलिंग ये है बेटा, द सरफेस ऑफ द ब्रिक्स फ्लैक एंड पील ऑफ। अच्छा, जैसे इसे किसके कारण होता है, जब हीटिंग ऑफ वाटर ट्रैप इनसाइड इन द ब्रिक्स, इसमें गर्म पानी ब्रिक के अंदर ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। जब हमारी मॉइस्चर एक्सपेंड करती है हीट के कारण तो प्रेशर लगाती है, और प्रेशर लगाने के बाद ये ऐसी हमारी ईंट ऐसी हो जाती है। अच्छा, स्पेलिंग। अब आते हैं क्या, लैमिनेशन। इसमें क्या है, एंट्रैप एयर इन क्ले वॉइड्स। अच्छा, थिन लेयर लैमिना ऑन द सरफेस। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें जो एयर है वो एंट्रैप हो जाएगी क्ले वॉइड के तौर पर, जिससे हमारी थिन लेयर बन जाएंगी सरफेस पर, तो वो होती है लैमिनेशन। लैमिनेशन क्या है बेटा, हम जैसे मोबाइल के ऊपर एक प्रकार से थिन पारदर्शी जो लेयर चढ़ा देते हैं ना, ऐसी लैमिनेशन हो जाती है। इसमें क्या है, बस क्या है कि इसमें हमारी एयर फंस जाएगी। बस लाइम फ्लोइंग, मतलब इसमें क्या है, लाइम एब्जॉर्ब करती है पानी को, जिसके कारण वह ब्रिक में हमारे फ्रैक्चर आ जाते हैं और पॉइंटर लैम्प्स हो जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं जैसे कि मैंने बताया ब्रिक मैसनरी बेसिक क्या है। जैसे कि ब्रिक आप सब जानते हो, ब्रिक यूनिट है मैसनरी, यूजली रेक्टेंगल ब्लॉक से हमारा
मोटार क्या है, मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, जैसे सीमेंट और लाइन्स या सैंड वाटर जो मिक्सचर बना के लगाते हैं हम, है ना, जिसमें हम फाइन एग्रीगेट का यूज करते हैं, वो होता है आपका मोटार। जिसमें कोर्स एग्रीगेट का यूज करेंगे वो हो जाएगा आपका कंक्रीट। ठीक है, ये क्या करता है, बाइंड करता है ब्रिक्स को टुगेदर, अच्छा आपस में बांधता है, प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ को, है ना। अच्छा, और ये गैप को भी वाटर टाइट मतलब सील पैक कर देता है। अच्छा ठीक है सर, समझ गए, है ना। मोटार, तो मोटार भी आगे हम पढ़ते हैं वैसे। और मोटार भी देखो कई प्रकार के होते हैं, एक तो सीमेंट मोटार, लाइम मोटार, मड मोटार। देखो सीमेंट मोटार तो भैया जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होगा। लाइम मोटार क्या होगा, वर्केबल, यूज्ड इन हेरिटेज स्ट्रक्चर। मड मोटार क्या होगा, चीप और टेम्परेरी वर्क्स होगा। ब्रिक मैसनरी, अब ब्रिक मैसनरी पे आते हैं। क्या है, ब्रिक के साथ मोटर लगा दे तो वही होगी ब्रिक्स मैसनरी। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यूनिट बॉन्ड टुगेदर विद मोटार, पर ब्रिक को जोड़ दिए मोटर के साथ तो हो गया ब्रिक मैसनरी। इसमें क्या है, ब्रिक मैसनरी जो हमारी दीवार है जो मोटर के साथ हम जोड़ रहे हैं ब्रिक्स को, वो कई प्रकार से हो सकते हैं, है ना। उनके बॉन्ड हम ब्रिक को कैसे जोड़ रहे हैं, है ना, मोटार के साथ, तो उसको बोलते हैं बॉन्ड। तो कई प्रकार के बॉन्ड होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, एक होता है स्ट्रेचर बॉन्ड, एक हेडर बॉन्ड, एक इंग्लिश बॉन्ड और एक फ्लेमिश बॉन्ड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, ब्रिक्स को हम लेंथ वाइज लगाते हैं। ठीक है, इसको हम ब्रिक्स को विथ वाइज लगाते हैं। भाई विथ वाइज लगाएंगे तो हमारी इसमें क्या है, इसमें मोटाई कम हो जाएगी। मोटाई कितनी हो जाएगी, 9 से 10। ठीक है, और इसमें ये तो पूरी 19 रहेगी रहेगी। ठीक है, और फ्लेमिश बॉन्ड आप समझाते हो, जिसमें एक जो लेयर लगा दी उसमें क्या है, वो हेडर की लगा दी, एक स्ट्रक्चर की लगा दी। ठीक है, फ्लेमिश बॉन्ड एक ही लाइन में जब एक ही हम ईंट लेयर लगा रहे हैं तो उसमें एक ईंट तो रहेगी किसकी, स्ट्रेचर की, दूसरी ईंट होगी हेडर की, फ्लेमिश। तो और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, चिंता मत करो। इसके एडवांटेज ये होते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, फायर रेजिस्टेंट, इकोनॉमी कंपेयर टू स्टोन मैशनरी। स्टोन मैशनरी के हिसाब से ये क्या इकोनॉमी होनी चाहिए। ब्रिक मैशनरी टर्मोलॉजी देखो, अब मैं आया हूं स्ट्रक्चर पे। जैसे कि हमारे ये है, ये 19x9 क्या सेंटीमीटर, ये क्या है हमारा स्ट्रेचर। ठीक है, इसको हम कॉमनली यूज करते हैं। अब आते हैं हेडर। हेडर क्या है बेटा, 9x9। देखो हेडर क्या है, ये है बेटा, ये जिसमें सिर सिर दिखाई दे रहा है, हेड दिखाई दे रहा है, ये भी 9, ये भी 9, तो 9x9। ठीक है, अप्रोक्स 9x9 सेंटीमीटर, जो विजुअल करती है वॉल्स को। अब यदि हम स्ट्रेचर की लगा रहे हैं तो इसमें क्या है, हमारी जो आपकी थिकनेस है ना, वह कैसी होगी, वो कैसी होगी, कम होगी, और हेडर में ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो इसमें यूज करते हैं क्या, हम करते हैं हेडर बॉन्ड और 4 ट्राइव वॉल्स टुगेदर। अच्छा, अब आते हैं लैप्स। लैप्स बेटा क्या है, देखो लैप्स बेटा ये है कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल जॉइंट ऑफ एडजेंट कोर्स इन, है ना, इंश्योर प्रॉपर बॉन्डिंग एंड स्ट्रेंथ। अच्छा, स्टैंडर्ड लैप्स 1/4 ऑफ द ब्रिक्स लेंथ। कहने का मतलब ये है, देखो बेटा मैं दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। जैसे नीचे वाली लेयर्स हमारी इधर को, ये आया हमारा क्या गैप, ये भी गैप आया। ठीक है, ऊपरली वाली जो होगी हमारी, जो ईंट रखेंगे वो गैप के जस्ट बराबर में नहीं लगाएंगे। ठीक है, इससे फिर हमारी ब्रिक्स की मैशनरी वो कमजोर हो जाएगी, उसमें दरार जल्दी आ जाएंगे, लोड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, लोड लगाएंगे यहाँ तो सारी ईंट पर कहीं से टूट जाएंगे जब एक तरफ से रहेंगे। तो ये जो इधर से वर्टिकल जॉइंट और एजेंट कोर्ड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं क्या, लैप। ये होती है 1/4 ब्रिक्स लेंथ, 1/4 ब्रिक्स लेंथ। अच्छा, परपेंडी, परपेंड मतलब इसका मतलब ये इमेजिनरी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, जो पासेस करती है थ्रू वर्टिकल जॉइंट टू अल्टरनेट जॉइंट। अच्छा, यूज टू चेक अलाइनमेंट ऑफ जॉइंट। कैसे मतलब, ये एक बेटा इमेजिनरी लाइन है जो हम दीवार में जैसे हम देखते हैं ना, ये ये दोनों, ये क्या है हमारी परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये जो ये ये क्या है हमारी लैप है, ये लैप है, ये लैप है।
ठीक है, मैं इसलिए बहुत अच्छे अच्छे चित्र बना के लाया हूँ। पांचवा है एरिस। एरिस कुछ नहीं है, जो बाहर की तरफ रहते हैं एजिज, उनको बोलते हैं एरिज। ठीक है, शार्प एज फॉर्म्ड बाय मीटिंग टू ऑफ टू सरफेस ऑफ द ब्रिक्स। ठीक है, बेड्स क्या है, बॉटम सरफेस ऑफ द ब्रिक्स व्हेन लेड फ्लैट। अच्छा, क्या, देखो ये जो फ्लैट की नीचे की तरफ जो रहती है वो ये बेड। ठीक है, क्या समझ में आई, ये बेड है, ये एरिस है। अच्छा, इसमें मोटार को हम स्प्रेड करते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग के लिए। अच्छा, समझ में सर। और क्यून क्या है सर, क्यून ये कोने में जो ईंट रहती है ना उनको बोलते हैं क्यूइन। कौन है कोने में, हिंदी में कौन है और इंग्लिश में क्यूइन। एक्सटर्नल कॉर्नर ऑफ द मेसनरी बॉल्स। क्यून ब्रिक्स आर ऑफ्टन स्पेशली शेप फ्रॉम स्ट्रेंथ एंड नीटनेस। अच्छा, कोने में जो रहती, अब मैंने लैब तो ये बेटा जैसे कि दिखाया, मैं दिखाता हूं, ये ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये जो ये यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक। हम इसलिए करते हैं बेटा कि लोड हमारा अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। अच्छा सर, कोई नहीं, और मैं और बताऊंगा मैं, ठीक है, कोई नहीं, चिंता मत करो, जब तक मैं, एक मिनट रुको बस। ठीक है, ये होगा लैब। क्यून क्लोजर वो है बेटा, ये रहा क्यून क्लोजर। हेडर कोर्स, हेडर कोर्स जिसमें हमारा सिर सिर दिखाई दे, 9x9। स्ट्रेसर कोर्स 19x9, ये 19x9। परपेंडी, परपेंडी मतलब ये लेयर, ये एक जो लाइन दिखाई दे रही है बेटा, ये ये जो सीधी लाइन जो दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं परपेंडी। बैंड जॉइंट मतलब नीचे जो ये बेड, ये वाला नीचे जो ये सारा बेड जॉइंट है। क्यून हेडर, क्यून हेडर बेटर है ये रहा, ठीक है। क्यून क्लोजर ये है, अब क्यून हेडर ये है। आई होप आप समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ। क्लोजर, अब क्लोजर बता रहा हूँ, जैसे मैंने फोटो लगा दिया, ए पोर्शन ऑफ ब्रिक्स कट अलोंग द लेंथ। अलोंग द लेंथ हमने ब्रिक्स को कट कर दिया, वही क्या है हमारी क्लोजर है। इसका पर्पस होता है कि हम जो गैप हैं वो खत्म हो जाएं, ठीक है, और प्रॉपर अच्छी तरीके से बॉन्ड हो जाए। ठीक है सर, ठीक है। एक होता है क्यून क्लोजर, एक होता है किन क्लोजर। क्यून क्लोजर जो होता है वो हाफ ब्रिक्स कट लेंथ वाइज। अच्छा, किंग क्लोजर क्या है, ब्रिक्स कट डायगोनल फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर, अभी समझाएंगे, ठीक है। बैट, बैट को हम विथ के अलोंग काटते हैं, इसको लेंथ के अलोंग, क्लोजर को, इसको बैट को अलोंग दी विथ, ठीक है। अब चलते हैं जैसे कि हाफ इंटू बिट ऑफ द ब्रिक्स। अच्छा, 3/4 बैट्स, 3/4 ऑफ द ब्रिक्स ऑफ द ब्रिक्स। अच्छा, जैसे कि यह है आपकी फुल ब्रिक्स, इसको हमने अलोंग दी लेंथ कट कर दिया, तो मतलब ये क्यून क्लोजर है, ये से बोलते हैं हाफ। यदि हमने अलोंग दी लेंथ ही काट दिया और उसके क्वार्टर में काट दिया, मतलब कहने का मतलब ये है, तो उसको क्यून क्लोजर ही बोलेंगे, क्योंकि अलोंग दी लेंथ काटा हमने। जैसे कि अलोंग दी लेंथ, ये भी अलोंग दी लेंथ, और क्वार्टर क्या बोलते हैं, चौथाई को, तो बस जाहिर सी बात है। किंग क्लोजर बेटा इस ब्रिक का आधा इधर से, एक इस ब्रिक का आधा इधर से, ये जो हमने जो काटा है ये होता है किंग क्लोजर। बेल्व क्लोजर, बेल्व क्लोजर बेटा ये है, ठीक है, ये चित्रों से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्लोजर ये है। हाफ बैट, हाफ बैट ये बेटा हमने क्या विथ के अलोंग काट दिया इसको। 3/4 बैट्स मतलब थोड़ा सा 3/4 की तरफ काट दिया है, मतलब 75, 25 25 में 25% हमने ईंट को काट दिया 100% में। ब्लिप वेट थोड़ा सा तिरछा काट दिया है, तिरछा। ओके सर, समझ गए। टाइप ऑफ ब्रिक्स, अब टाइप ऑफ ब्रिक्स पहले से समझ लीजिए। फेसिंग ब्रिक्स वो है जो हम फ्रंट में देखते हैं। हार्टिंग क्या है,
हार्टिंग अभी समझते हैं। पहले बैकिंग जो है वो इनर फेस होती है वॉल की तरफ, नॉट विजुअल एक्सटर्नली। जो हम देख पा रहे हैं इसे बोलते हैं फेसिंग ब्रेक्स। क्या? फेसिंग ब्रेक्स। जो इसके पीछे बेटा वो क्या है? बैकिंग। बैक पीछे, समझ गए होगे? बैक माने पीछे। हार्टिंग जो बेटा यदि हम लगा रहे हैं, यदि हम आपकी 9 इंची दीवार लगा रहे हैं, कहने का मतलब है 19 सेंटीमीटर की दीवार लगा रहे हैं, या 100 mm की दीवार लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो दो ईंटों के बीच में जो गैप रहता है उसको बोलते हैं हार्टिंग, ठीक है। इसमें फेसिंग और बैकिंग के बीच में जो कोर पोर्शन रहता है उसको बोलते हैं हार्टिंग। अब आते हैं देखो स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड वही है बेटा कि इसमें क्या है, इसको हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ब्रिक्स आर लेड हॉरिजॉन्टली एंड फ्लैट देयर लॉन्ग साइड, स्ट्रेचर फेसिंग आउटसाइड। अच्छा, ठीक है, ये लेंथ वाइज करते हैं हम, ओके। इसको बोलते हैं कॉमनली रनिंग बॉन्ड भी बोलते हैं। अच्छा, जल्दी रनिंग बॉन्ड कर देते हैं, मतलब रनिंग मतलब दौड़ लगाना है, ये जल्दी से जल्दी हमें दीवार बनानी है तो ये करती है। और ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन के काम नहीं आती, इन्हें काम लेते हैं स्लीपर्स वॉल्स में, लो सपोर्टिंग वॉल्स, ठीक है, बाउंड्रिंग वॉल में, ठीक है, लेते हैं। पार्टीशन वॉल में ले लेंगे, डिवीजन वॉल में ले लेंगे, चिमनी स्टैक, सिंपल और इकोनॉमी कंस्ट्रक्शन। देखो डिवीजन वॉल इंटरनल डिवाइडर, अच्छा, पार्टीशन वॉल इंटरनल सेपरेशन, ठीक है, बाउंड्री वॉल प्रॉपर्टी डेस्कमिनेशन, ठीक है, स्लीपिंग वॉल्स जिसमें सपोर्टिंग वॉल्स, ठीक है। कहने का मतलब ये है ये ज्यादातर बेटा कमजोर रहती हैं, ठीक है। जब इनकी इसको ऐसे लगाते हैं हम तो इसमें जो है ना हमारा 19 इंटू 9 सेंटीमीटर की वो ये रहती है। लाइट आ गई, ठीक है। अब हेडर बॉन्ड में क्या है कि इसमें क्या है, हेड दिखाई देता है, इसमें 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है ठीक है, इसमें क्या है, ये स्ट्रेचर बॉन्ड के मुकाबले बहुत अच्छी होगी, ठीक है। कैसे? पहले चलते हैं। इसमें क्या है, हेडर फेसिंग आउटवर्ड भी और इनवर्ड भी, हमारे हेडर ही दिखाई देगा, फेसिंग की तरफ भी और बैकिंग की तरफ ही। स्ट्रेचर बॉन्ड जैसे कि हम जानते हैं कि वो हाफ ब्रिक्स थिकनेस वॉल थी, ठीक है। हेडर बॉन्ड में फुल ब्रिक्स पूरी, जो हमें ग्रेटर स्ट्रेंथ देती है। अच्छा, ठीक है भाई, स्ट्रेचर बॉन्ड तो आधी रहेगी जाहिर सी, ब्रिक की बॉल के हिसाब से आधी, वो तो बस पार्टीशन के लिए यूज करते हैं, लोड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। हाफ ब्रिक्स जब तो बोल रहे हैं, हाफ ब्रिक्स थिक, इसको बोलते हैं फुल थिक ब्रिक्स हेडर को, ठीक है। जो हेडर बॉन्ड है उसमें ओवरलैप जो करती है वो 1/2 ब्रिक विड्थ के हिसाब से करती है और 1/4 लेंथ के हिसाब से भाई करेगी, जाहिर सी बात है। कैसे? 1/2, जैसे कि इसमें जो जो लैप है, गैप है, ठीक है, ये ओवरलैप जो ये बेटा ब्रिक विड्थ के हिसाब से विड्थ की आधी होगी, तो विड्थ की आधी होगी, और 1/4 के ब्रिक्स की आधी होगी, 1/4 उसमें आधी रहेगी, इसमें 1/4 रहेगी। तो अचीव टू ओवरलैप 3/4 brick beds are used on alternate course of queues corner bricks, ठीक है। ज्यादातर हम इसमें 3/4 ब्रिक्स बेड का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। बेड्स का मैंने बताया था, है ना। तो जो कोने वाली ब्रिक्स हैं उनको क्यून बोलते हैं, बस। अब आते हैं इजी टू, इसमें क्या है, इजी टू कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और इसमें नो कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर है। इसमें लेबर की नो स्किल की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है, इसे ऑर्डिनरी मैसन भी कर सकता है। इसे कॉमनली यूज करते हैं थिक लोड बेरिंग वॉल्स में, सुटेबल फॉर फाउंडेशन वर्क्स में, ब्रिज वर्क पीरियड में, ठीक है, ऑफ्टन ए हिस्टोरिक मैसनरी वेयर ड्यूरेबिलिटी वाज इनिशियल। अच्छा,
अब थोड़े रूल ब्रिक के बॉन्डिंग के थोड़े वो समझ लीजिए रूल। देखो हमारी ब्रिक्स क्या है, एक समान साइज ऑन ब्रिक्स होनी चाहिए, अच्छा प्रॉपर लैप होना चाहिए, ओवरलैप, ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया है ना। अवॉइड ब्रिक्स बैट, मतलब जितने ब्रिक के बैट्स हैं अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं स्पेशली लोकेशन पर लगा देना चाहिए। वर्टिकल जॉइंट अलाइनमेंट होना चाहिए, हेडर कोर्स प्रोवेंशन होना चाहिए। हम क्यों लोड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों मैटर करता है ये हमारा, है ना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी को करता है और लोड डिस्ट्रीब्यूशन को भी सही से इंश्योर करता है ना। यही आपका रूल और ब्रिक्स बाउंडिंग मतलब ये बेटा, देखो जैसे कि ये यदि हमने ये लोड यहाँ लगाया तो ये वाली ईंट जो है थोड़ी सी बाहर निकल जाएगी। यदि हम अच्छी तरीके से क्या लैप देते हैं, ये लैप जो देते हैं, तो लोड क्या हमारा पूरी दीवार पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हमारी ब्रिक या वॉल, ठीक है, इसलिए हम ओवरलैप देते हैं अच्छी तरीके से, जैसे कि इसमें ओवरलैप लिखा है और इसमें लिखा है कि वर्टिकल जॉइंट अलाइनमेंट सही होना चाहिए, हेडर कोर्स प्रिवेंशन करना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम करते हैं। अब आते हैं इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में बेटा क्या होता है कि हमारी जो ब्रिक्स है वो क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट ड्यूरेबल ब्रिक्स है, इसको सबसे ज्यादा कॉमन यूज किया जाता है, ठीक है। ये अल्टरनेट कोर्स होती हैं हेडर और स्ट्रक्चर का, ठीक है। इसमें क्या है, एक लेयर तो हम ब्रिक्स की करते हैं हेडर कोर्स, दूसरी करते हैं स्ट्रक्चर कोड, ठीक है। देखो ये जो लेयर है आपकी ब्रिक्स की, ये पूरी क्या है स्ट्रक्चर होगी, पूरी स्ट्रक्चर, और ये क्या है आपकी हेडर, पूरी हेडर। अब देखो ये क्या है, इसको बोलते हैं स्ट्रेचर कोर्स, इसको बोलेंगे क्या हेडर कोर्स, और इसको क्या क्यून क्लोजर। समझ में आई। इंग्लिश बॉन्ड में क्या है, अलग अलग लेयर्स पर दोनों, एक लेयर लगा दी तो उसमें क्या है प्रॉपर सारी जो ईट होंगी वो स्ट्रेचर बॉन्ड होंगी, दूसरी जो ईट लगाएंगे उसके ऊपर जो ईट लगा रखेंगे वो हेडर कोर्स रखेंगे, जैसे कि इस ब्रिक्स में, जैसे कि इस ब्रिक में देखो क्या है, एक तो पूरी हेडर है, देखो ये हेडर पूरी लेयर हेडर है, और इसके नीचे जो कौन सी है ये स्ट्रेचर है, और इसके नीचे क्या है हेडर, ठीक है। और हेडर में भी क्यून क्लोजर हम यूज करते हैं, क्यून क्लोजर मतलब लेंथ के अलोंग कट करते हैं, बेड्स के हम विड्थ के अलोंग कट करते हैं, ठीक है। ये होगी क्या इंग्लिश बॉन्ड। अच्छा अब इंग्लिश बॉन्ड में देखो क्या है, मैं वही बता रहा हूं अच्छी तरीके से कि फर्स्ट जो कोर्स रखेंगे वो प्रॉपर क्या होगा, वो स्ट्रेचर होगा, स्ट्रेचर पूरी, और दूसरी जो कोर्स होगी वो क्या होगी हेडर, इसमें क्या हेडर, बस यही मैं कह रहा हूं। आओ थोड़ा ये समझिए कि इसको बोलते हैं क्या क्यून क्लोजर, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लेंथ के लॉन्ग काटते हैं। ये हो गया क्या हेडर, और ये क्या हो गया स्ट्रेचर। अच्छा सर, अच्छा समझ गए। अब आते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है, एक ही कोर्स में एक ही लेयर में स्ट्रेचर भी हेडर भी, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ईच कोर्स में हम ब्रिक्स को कंटेन करते हैं अल्टरनेटिंग हेडर और स्ट्रेचर। अच्छा फ्लेमिश बॉन्ड गिव्स बेटर आउटर अपीयरेंस, ये बाहर से देखने में भी अच्छी लगती है, अपीयरेंस भी अच्छा होता है। इसका वर्टिकल मोटर जॉइंट जो है वो अलाइनमेंट परफेक्टली होता है, और हाई स्किल टू ले, इसको हाई स्किल के जो मिस्त्री हैं जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो लगा सकते हैं। इसमें क्या है क्लोजर, जो आपकी हाफ ब्रिक्स है उसको क्या है क्यून हेडर में अल्टरनेट कोर्स में लगाते हैं, जिससे हमारी ब्रिक्स में क्या आए अल्टरनेट जॉइंट आए, वर्टिकल जॉइंट आए। अच्छा देखो क्या क्या करा है, देखिए जैसे कि इसमें हेडर स्ट्रेचर हेडर ऐसा करा है, ठीक है। इसमें 3/4 क्लोजर, देखो 3/4 क्लोजर गई क्लोजर, ठीक है, इसको बोल दिया 3/4 क्लोजर, जैसे कि इसमें लिखा भी है ना, जैसे 3/4
क्लोजर का यूज करते हैं हम, अच्छी बात है। वर्टिकल इससे हमारा अच्छा आता है। अब देखो इसमें क्या है, दो प्रकार के होते हैं आपके फ्लेमिश बॉन्ड, एक होता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड, एक होता है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है, हेडर और स्ट्रेचर अल्टरनेट एंड एवरी कोर्स ऑन बोथ फेस ऑफ द वॉल्स। इसमें क्या है, हमारी जो पहले पढ़ लेते हैं इसको, मैं फोटो भी लाया हूं, चित्र भी लाया हूं। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है बेटा कि फ्लेमिश बॉन्ड ऑन द आउटर फेस ऑफ द वॉल, इंग्लिश बॉन्ड इन ए इनर फेस, combine the strength of English bond with the decorative looks of Flemish bond. अच्छा, used where appearance matter on one side but strength required and overall। मैं क्या समझा रहा हूं वो समझो। देखो कि इसमें चित्र से समझ आएगा आपको। डबल फ्लेमिश बॉन्ड में हमें जो इधर की साइड देखो, फ्रंट की साइड जो हमें दिखाई देगा वो हेडर दिखाई दिया, स्ट्रेचर दिखाई दिया। ये हेडर मान लो, ये स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर, ये हेडर, स्ट्रेचर, ये इसमें हमने क्यून क्यून लगा दिया, क्यून क्लोजर, फिर ये स्ट्रेचर। और हमें बैक की साइड भी ऐसे दिखाई देगा। देखो क्या, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर। हमें फ्रंट की साइड भी हेडर स्ट्रेचर दिखाई देगा और पीछे की साइड भी। ये बहुत बढ़िया, ठीक है। इसलिए हमारी ब्रिक्स का जो थिकनेस हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 1/1/2, 1, ठीक है, ये होती है। और जो सिंगल वाली है उसमें क्या है बेटा, इसमें क्या है, हम सामने से देखेंगे हेडर हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, लेकिन जो पीछे बैक साइड में होगी वो बेटा स्ट्रेचर ही दिखाई देगी। स्ट्रेचर मतलब हेडर 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 हेडर, या स्ट्रेचर स्ट्रेचर दिखाई देगी। बिल्कुल फ्रंट और बैक हमारे समान नहीं होंगे। इसमें क्या है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड में बैक और फ्रंट समान हो जाएंगे, पीछे की ईंट और आगे की ईंट हमारे समान हो जाएगी। अब देखो क्या है डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड। पैटर्न क्या है, अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। अच्छा, फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है, हेडर एंड स्ट्रेचर अल्टरनेट इन ईच कोर्स। अच्छा, स्ट्रेंथ क्या है, ये हमारी इंग्लिश जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बाइंड होगी, हायर ड्यूरेबल होगी। अच्छा, फ्लेमिश जो बॉन्ड होगी वो वीकर होगी थोड़ी हमारी, किससे, फ्लेमिश बॉन्ड से। अच्छा, एप्रियंस ये क्या, प्लेन एंड सिंपल होगी, ये मोर डेकोरेटिव होगी और अट्रैक्टिव होगी। स्किल हमारी क्या है कंस्ट्रक्टर में, इसे इजी टू कंस्ट्रक्ट कर सकता है। इसमें क्या है, हमें थोड़ी स्किल लेबर की जरूरत पड़ेगी यूज। इसमें लोड बेरिंग वॉल्स और हैवी कंस्ट्रक्शन का यूज होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, डेकोरेटिव वॉल्स लाइटर स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करते हैं। ब्रिक्स बैट, इसमें ब्रिक्स बैट का हम यूज नहीं करते, इसमें ब्रिक्स बैट्स का हम यूज करते हैं। ब्रिक्स बैट मतलब कि हम विथ के अलोंग काट देते हैं ईंटों को। कॉस्टली, इसमें कॉस्टली कंपेयर टू फ्लेमिस्ट, ये फ्लेमिस्ट के हिसाब से बहुत कॉस्टली है, और ये लेस कॉस्टली इज इंग्लिश, ये इंग्लिश के हिसाब से थोड़ी लेस है, लेस कॉस्टली है। अब ब्रिक वेट क्या है सर, अरे बेटा ब्रिक वेट जैसे कि फ्लेमिश बॉन्ड में मैंने बताया ना, ये देखो फ्लेमिश बॉन्ड है ना, तो इसमें क्या है, हम विथ के अलोंग भी कट कर देते हैं। जैसे कि विथ के अलोंग कोई ना कोई हमने कट करा होगा, जैसे कि हमने मान लो विथ के अलोंग कट कर दिया है, विथ के अलोंग भी कट कर देते हैं, इसमें हम यूज कर लेते हैं, ठीक। ये इसी को बोल दिया है। छोटी छोटी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी घुसा दी है। इंग्लिश गार्डनिंग बॉल बॉन्ड, जैसे कि इंग्लिश गार्डनिंग वॉल बॉन्ड वेरिएशन टू इंग्लिश बॉन्ड। अच्छा, इट इज डिजाइन टू सेव ब्रिक्स वेल स्टिल मेंटेनिंग रेस्पॉन्सिबल स्ट्रेंथ। अच्छा, इट इज ऑप्टन यूज टू गार्डन वॉल्स एंड नॉन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। जैसे कि ये क्या है, हेडर हेडर हेडर, फिर ये स्ट्रेचर स्ट्रेचर, ऐसा कर दिया ना, मतलब लोड बेरिंग नहीं कर सकते ज्यादा, ठीक है। गार्डन वॉल्स होती हैं, ठीक है, ये स्मारे। एक होता है रेकिंग बॉन्ड। रेकिंग बॉन्ड में क्या है, रेकिंग ब्रिक्स बॉन्ड, इसमें ब्रिक्स को हम ऐसे एंगल्स पर करते हैं 0 से 90 डिग्री। देखो 0 से 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री मोड़ दिया। 90 डिग्री बेटा कैसे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे होता है।
इसमें क्या है, इम्प्रूव करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी को, जिससे हमारी थिकनेस वॉल बढ़िया होती है। ठीक है, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ रहे हो। रैंकिंग बॉन्ड बेटा दो प्रकार से हो सकती है, एक तो डायगोनल, एक होते हैं हेरिंज बॉन्ड। बेस्ट फोर वॉल्स 2x4 ब्रिक्स लेंथ थिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे एरे ऐसे डायगोनल डायगोनल के हिसाब से कर दे। और हेरिंज बॉन्ड्स में तो बेटा जैसे कि इसमें है ही, ठीक है, हेरिंज बॉन्ड में देखो ऐसे कर दिया, डायगोनल भी कर दिया, थोड़ा सा उससे और डायगोनल कर दिया। ठीक है, 45 डिग्री पर 2 डायरेक्शन में कर देते हैं इसको। इसमें क्या है, अपनी एक ही डायरेक्शन चल रही है। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेना इसे चाहे तो, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिग जैग बॉन्ड, जिग जैग बॉन्ड आप समझ गए होगे। जिग जैग बॉन्ड इसमें जिग जैग पैटर्न के हिसाब से होता है। हाँ, जिग जैग पैटर्न के हिसाब से मोस्टली अडोप्ट किया जाता है ब्रिक्स पे फ्लोरिंग के लिए, ठीक है, डेकोरेटिव पर्पस के लिए करते हैं। फेसिंग बॉन्ड, इसको हम यूज करते हैं थिक वॉल्स में, जहां हमारी फेसिंग और बैकिंग वुल्ड होती है डिफरेंट थिकनेस में। अच्छा सर एक बार दिखा दो ऐसे, अच्छा ऐसा 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 समझ में आएगी। देखो ऐसे स्ट्रेचर बॉन्ड हेडर बॉन्ड दोनों है। ठीक है, ये होती है आपकी फेसिंग। ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज डिफरेंस इन फेसिंग एंड बैकिंग जॉइंट। समझ में आ गई, ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकती क्योंकि ये नॉट यूनिफॉर्म है, बिकॉज डिफरेंट इन फेसिंग एंड बैकिंग। अच्छा समझ में आई सर, अच्छा ऐसे है। अब आते हैं इंजीनियर ब्रिक्स। इंजीनियर ब्रिक्स वे बेटा जो स्ट्रॉन्ग स्मूथ हार्ड हाईली इम्परवर्सिबल होती हैं, जो कंट्रोल कर सकते हैं जैसे उनको स्ट्रेंथ को। ये लोड बेरिंग में हैवी स्ट्रक्चर में काम आती हैं। कॉमन ब्रिक्स वो होती हैं जो जनरल पर्पस के लिए, ये वेरिएबल होती है इनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। ये इसमें एथेटिक्स फोकस नहीं करते, इसमें फिलिंग बैकिंग वॉल्स में यूज करते हैं, जहां हमारी अपीयरेंस की नहीं जरूरत है वहां करते हैं हम कॉमन ब्रिक्स का। फेसिंग ब्रिक्स बेटा वो है जिसमें गुड अपीयरेंस आता है, कलर एंड टेस्ट स्ट्रेंथ, इसमें हाई ड्यूरेबिलिटी अंडर सेवरेज एक्सपोर्ट, इसमें यूज किया जाता है फ्रंट वॉल्स में, फैकेस में, डेकोरेटिव सरफेस में, इनमें यूज किया जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स, स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स में जैसे कि आप समझते हैं बुल नोज ब्रिक्स, इसमें एक तरफ से थोड़ा सा तिरछा सा कर दिया, मतलब मोड़ दिया है इसमें, है ना, प्रॉपर 90 डिग्री का एंगल नहीं है, थोड़ा सा उसमें घुमाव दे दिया, राउंडेड कर दिया है। राउंडेड क्यून है ना, जैसे कि ये राउंडेड क्यून। ठीक है, एयर ब्रिक्स क्या है, जिसमें बेटा पहले ब्रिक का यूज क्या करते थे जंगला बनाने के लिए। अब तो जंगला आ गए, लोहे के बहुत सारे स्ट्रक्चर आ गए, लेकिन पहले ईंटों से ही क्या जंगला बनाए देते थे, जैसे कि मैंने इसमें बनाने की मैं लाया हूँ इसमें बहुत अच्छा चित्र। चैनल ब्रिक्स, चैनल ब्रिक्स बेटा गटर या आपके ड्रेन्स के लिए यूज किए जाते थे, ऐसे थोड़े से तिरछे जिसमें पानी आसानी से फ्लो हो सकता था। ये भारत में तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन विदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपिंग ब्रिक्स, कॉपिंग ब्रिक्स बेटा जैसे कि इसमें हमने दोनों तरफ से ऐसे झोपड़ी सी बना दी, तिरछी 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 कर दी। क्या बोलते हैं इसको, हाफ हाफ राउंडेड चेम्बर्स, सैंडल बैग्स एंड एंजल यूज्ड फॉर कोपिंग ऑन वॉल्स। अच्छा ब्रिक वर्नियर, ब्रिक वर्नियर बेटा एक प्रकार का वॉलपेपर समझ लो, आजकल जो वॉलपेपर लगा लेते हैं, है ना, वो ही है, डेकोरेटिव कवरिंग करते हैं हम। कर्व सेटक ब्रिक्स, इसमें कर्व होता है। ठीक है, काउ नोज ब्रिक्स, इसमें डबल बुल नोज होता है, बस दोनों तरफ से क्या है तिरछी हो जाएगी। कैपिंग में थोड़ी सी कैप कैप की तरह थोड़ा, ये जैसे कि मैंने चित्र लाया हूं, ये कैप है, ये क्या है, काउ नोज। काउ की नोज ऐसी होती है तो इसमें इसलिए लग दिया काउ नोज। ब्लैक वर्नियर वॉलपेपर एक प्रकार का। रैकिंग बैक बेटा इट इज ए टर्मिनेशन ऑफ द वॉल्स इन ए स्टेप फैशन, स्टेप फैशन में लगाते हैं ना, इससे हमारी प्रोवाइड स्टेबिलिटी कंस्ट्रक्शन स्टॉप इट टेम्परेली। ठीक है, लेटर पोर्शन बॉन्डेड टेम्परेली प्रॉपर्ली व्हेन वॉल्स इन कंटिन्यूअस। अच्छा टूथिंग क्या है, टूथिंग बेटा ऐसे कर देते हैं ना कि आने वाले भविष्य में यदि दीवार कभी लगाएं तो हम ऐसे छोड़ दें, खांचे से छोड़ दें, तो उसी को बोलते हैं टूथिंग। टर्मिनेशन ऑफ द वॉल्स वेयर अंडरलेट कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट आउट, इसको प्रोवाइड करते हैं एक्यूरेट पॉइंट इफ द वॉल्स कंटिन्यू हॉरिजॉन्टल एंड लेटर स्ट्रेंथ। अच्छा सर समझ गए। क्लोजर इन ब्रिक्स वर्क, तो क्लोजर हम यूज करते हैं ब्रिक्स वर्क में, जैसे कि क्यून क्लोजर। ठीक है, तो क्यून क्लोजर को हमने चित्र देख लिया था, हम थोड़ा सा समझ नहीं पाए थे। ठीक है, विथ के अलोंग हम काट देते हैं, बस बस ज्यादा नहीं समझ रहे। जैसे कि ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स है बेटा, फुल ब्रिक्स कर दी, इसको हाफ काट दिया, इसको बोलते हैं क्या,
लेंथ के अलोंग काटना, विथ होगी इसमें हाफ हमारे ब्रिक्स के हिसाब से, और लेंथ होगी हमारी आधी। लेंथ क्या होगी, लेंथ तो हमारी पूरी रहेगी, लेंथ में तो कोई डिफेक्ट आ ही ना रहा, ये लेंथ है ना हमारी, लेकिन हमारी हाफ विथ हो जाएगी, ये विथ है। ठीक, समझ में बेटा आ गई। इसमें दो हैं, एक तो क्यू इनक्लोजर, एक क्यू इनक्लोजर क्वार्टर। किंग क्लोजर, किंग क्लोजर में बेटा हाफ विथ होती है, अदर हैंड फुल विथ होती है। अच्छा, जैसे कि बेटा डायग्राम से समझ लो, भाषा मत समझो। जैसे कि ये है, हम इधर से देखते हैं, इधर से आधा करा हमने और हमने तिरछा काट दिया, इसको बोलते हैं किंग क्लोजर। लिव क्लोजर ये है, और मेट्रिक कलर क्लोजर ये है। मैंने दोबारा बता रहा हूँ ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट जो भी बता रहा हूँ। अब आते हैं स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स। इसमें बेटा हैवी ड्यूटी ब्रिक्स, मतलब IS 2180 के हिसाब से ये, इसमें क्या है, डेंसिटी ज़्यादा होगी, 2500 के आसपास, 2500 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। इसमें एम्फ्लोरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन 10% से कम होना चाहिए। इसको हम ब्रिक्स इंडस्ट्री फाउंडेशन, मल्टी स्टोरेज फाउंडेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, डायमेंशन सब क्लास टॉलरेंस, ठीक है, सब क्लास में प्लस माइनस 6 mm का होना चाहिए, सब क्लास बी में प्लस माइनस 15 mm का होना चाहिए। ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ। बंड क्ले प्रोफिटेड ब्रिक्स, मतलब कि इसमें छोट होते हैं छेद, लेकिन छोटे छोटे होते हैं। इसमें कम से कम 30 से 45% हमारे ब्रिक फेस में होते हैं। ठीक है, एक प्रकार से जंगला की तरह होते हैं, जो एयर हमारी एयर को पास करने का काम करते हैं। बस ज़्यादा समझ लीजिए ना, ज़्यादा मत समझो। वाटर ऑब्जर्वेशन 15% से कम ही होना चाहिए इसमें। ठीक है बेटा, ये चीज़ समझानी है। दूसरी चीज़ है, ये तो हम समझ गए। तीसरी है बर्न्ड होलो ब्रिक्स, इसमें ज़्यादा बड़े बड़े छेद होंगे, IS 3945 के हिसाब से। इसमें लिखा है खुद, कंटेन हैवी कैविटी ब्लॉक, रिड्यूस हीट ट्रांसमिशन, हेल्प रिड्यूस साउंड ट्रांसमिशन। ठीक है, रिफैक्टरी ब्रिक्स, बेटा जो फायर क्रेड ब्रिक्स की तरफ से बनाते हैं, इसमें एल्यूमिना सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, लाइम की मात्रा कम होती है। ये 3 प्रकार की होती हैं, एसिड, बेसिक और न्यूट्रल ब्रिक्स। ठीक है, ये समझ लो। इसमें हाई टेम्परेचर रेजिस्ट कर सकता है, 1700 डिग्री सेल्सियस तक भी हमारे टेम्परेचर को रेजिस्टेंस कर सकता है। अच्छा, अब देखो, तो जो भी है आपको समझ में आई होंगी, आई होप। ठीक है, बस एडिस, एसिड ब्रिक्स, बेसिक ब्रिक्स, न्यूट्रल ब्रिक्स बहुत सारी होती है बेटा, इनमें भी बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू बेटा, थैंक यू।